3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। विधायक अनीता बघेल की अपील पर आज धोलाबाटा सिद्धार्थ नगर में लगा कोविड जांच शिविर। विधायक बघेल ने चिकित्सा विभाग में जिला प्रशासन से हर वार्ड में कोविड जांच शिविर लगाने की मांग। दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने बताया कि धोलाबाटा सिद्धार्थ नगर में बीते एक माह में कोरोना की वजह से लगभग 20 नागरिकों की मौत हो चुकी है। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी और जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को धोलाबाटा सिद्धार्थ नगर में कोविड जांच के लिए शिविर लगाकर क्षेत्रवासियों की कोविड सैंपलिंग की अपील की थी, जिस पर बुधवार को क्षेत्र में कोविड जांच शिविर लगाया गया और लोग वहां जांच करा रहे हैं। शिविर का अवलोकन करने पहुंची अनीता बघेल ने बताया कि चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन को संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सैंपलिंग को कम न करके सैंपलिंग बढ़ानी चाहिए और हो सके तो हर वार्ड में जांच कैंप लगाकर लोगों की जांच करनी चाहिए, जिससे कि संक्रमण ज़्यादा ना फैल सके और लोगों को समय पर इलाज मिल जाए, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सिद्धार्थ नगर में पिछले एक महीना में लगभग 20 के आसपास मौत हुई है। कॉलोनी का हर दूसरा तीसरा परिवार यदि छोड़ दिया जाए तो हर परिवार में किसी न किसी परिजन को इस दुर्घटना का सामना करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में लगभग 5-6 दिन पहले मैंने CMHO को कहा था, जिला कलेक्टर को कहा था कि कॉलोनी में कोरोना की जांच का शिविर लगा दिया जाए। वो शिविर आज लग रहा है। यदि ये शिविर जगह जगह लगा दिए जाते तो मुझे लगता है कि कोरोना संक्रमण के शुरुआती समय में ही लोगों को जानकारी मिल जाती और वो उसका उपचार कर लेते। परिवार के सभी लोग संक्रमित नहीं होते, लेकिन इस और ध्यान नहीं दिया गया। मेरे बार बार कहने पर अब सिद्धार्थ नगर में ये शिविर लगाया गया है। मुझे लगता है यह शिविर और दूसरे वार्डों में भी लगाया जाएगा। सभी वार्डों में लगाया जाता है तो कोरोना के लक्षण का शुरुआती समय में ही पकड़ आएगा और उससे लोगों की जान जो है जाने से बच जाएगी। आप ऐसे कितनों की डेथ हो चुकी है? मैंने कहा ना, एक कॉलोनी में लगभग 20 के आसपास लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें से 9 नाम तो अभी मेरे पास हैं। बाकी के नामों की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी सही है, लगभग 20 लोगों की मृत्यु वहाँ हो चुकी है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा अजमेर द्वारा कोविड से बचाव के लिए सेवा कार्य। कोविड मरीजों के लिए 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर निःशुल्क कराए उपलब्ध, साबुन और मास्क का किया वितरण। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा अजमेर के द्वारा बुधवार को जेएलएन अस्पताल के सामने रेड क्रॉस सभा भवन में कोविड महामारी से बचाव के लिए निःशुल्क हाथ धोने के साबुन व मास्क के साथ फेस शील्ड का वितरण किया गया। इस अवसर पर कोविड संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध करवाए गए। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन हरिनारायण सोमानी, कोषाध्यक्ष कृपाल सिंह तोमर के साथ सोसाइटी पदाधिकारियों ने बताया कि कोविड मरीजों को चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। 5 दिन के लिए 10,000 रुपये की सिक्योरिटी राशि लेकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया जाएगा, जिसके बाद उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी वर्ष 2020 कोरोना काल से कोरोना संक्रमण के बीच लोगों की मदद करती आ रही है।
पूर्व में निःशुल्क खाने का वितरण, राशन सामग्री का वितरण किया गया, तो वहीं इस बार भी मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोने के साबुन, फेस शील्ड आदि का वितरण लगातार किया जा रहा है। प्रशासन की मांग पर रेड क्रॉस सभा भवन को चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के लिए ठहरने हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है, तो वहीं दूसरे भवनों में 108 एम्बुलेंस के चालक और परिचालक विश्राम कर रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी लगातार पीड़ित व्यक्ति की सेवा में जुटी हुई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज भारतीय रेड क्रॉस समिति जिला शाखा अजमेर के समस्त पदाधिकारियों ने मिलकर के हमारे को भारतीय रेड क्रॉस समिति राजस्थान राज्य शाखा जयपुर से जो सामग्री गरीबों में निर्धनों को जो वितरित करने के लिए प्राप्त हुई है, आज हमने उसका शिलान्यास किया। और हमारे पास इसके अंतर्गत 2 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर भी आए हैं, वो हमने ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर भी आज यहाँ से देना शुरू कर दिया है। इसके लिए एक साधारण एप्लीकेशन है, उसके मरीज़ के परिवारजन आएंगे और यहाँ से वो निःशुल्क लेके जाएंगे। इसके लिए हमने सिक्योरिटी राशि 10,000 रुपये रखी है। 5 दिन के लिए हम उनको देंगे। 5 दिन बाद में वो वापस अपना कंस्ट्रक्टर यहाँ ला के जमा कराएंगे और अपनी सिक्योरिटी राशि वापस लेकर के चले जाएंगे। कंस्ट्रक्टर को लाने ले जाने की व्यवस्था सारी उसके मरीज़ के परिजन की होगी और उसको अपना आधार कार्ड और मरीज़ का आधार कार्ड देना होगा। उसके साथ में डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य है, जिसको उसको ऑक्सीजन के बारे में सलाह दे रखी है। उसके अतिरिक्त आज हमने हाथ धोने का इस प्रकार का साबुन और ये मास्क विभिन्न बस्तियों के अंदर जाकर के बांटे। जिनके पास में मास्क नहीं थे, हमने कई पुलिस चौराहे के ऊपर भी बांटे आज, और उनको गाइडेंस भी किया है कि भाई आप लोग मास्क लगावें, क्योंकि हवा के अंदर भी वायरस घूम रहे हैं और इसको आप वजन नहीं समझें और आप अपनी सुरक्षा समझें। उसके अलावा हमारे पास में 30-40 इस प्रकार के ये गॉगल्स चश्मे भी आए हुए हैं। ये भी ये हमने बस्ती में नहीं बांटे, ये उन लोगों के लिए हमने रख रखे हैं कि कोई ब्लैक फंगस से अगर कोई पीड़ित हो जाता है, कोई शुगर का पेशेंट हो और अगर उसको कोरोना हो और उसको ब्लैक फंगस की अगर वो ये लगा रहता है कि भाई मैं इसका शिकार नहीं हो जाऊं, तो वो इस प्रकार के चश्मे हमारे यहाँ से रेड क्रॉस सोसाइटी से आकर के निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा हमने जो जेल के अंदर जो कोरोना के पेशेंट एडमिट है और अगर उनके परिजन कोई मिलने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन वो कोरोना के सिम्टम से अगर डरता हो, तो उसके लिए हमारे पास पीपी किट की भी सुविधा है। तो अगर ऐसे कोई परिजन जो अपने पेशेंट से मिलने के लिए जाना चाहता है लेकिन वो कोरोना से डरता है, तो वो पीपी किट भी निःशुल्क हमारे यहाँ उपलब्ध रहेगा। वो यहाँ से ले जावे और पहन करके अपने परिजन से मिल सकता है। जो ये रेड क्रॉस कार्यक्रम कर रही है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हम तो समाज सेवी संस्था है। हमने गए जो फर्स्ट जो लहर आई थी उसके अंदर हमने सूखा खाद्य सामग्री वितरित की थी। 1 लाख रुपये का चेक हमने मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया था। और गत 1 वर्ष से हमारी बिल्डिंग राज्य प्रशासन ने कोरोना के लिए डॉक्टरों, नर्सों और इनको रोकने के लिए अधिकृत कर रखी है। हमारा कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। और जो हमारे जो रेस्ट हाउस बने हुए हैं वो उसके अंदर 108 और 104 के ड्राइवर गत 1 वर्ष से यही रुके हुए हैं, वो उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। रेवेन्यू बोर्ड पहुंची एसीबी की टीम, दलाल शशिकांत जोशी के निवास पर सीज चैम्बर से जब्त की पत्रावलियां। दलाल शशिकांत जोशी के यहां से एसीबी 51 लाख रुपए की नकदी और नोट गिनने की मशीन कर चुकी है जब्त। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बुधवार को राजस्व मंडल व दलाल शशिकांत जोशी के शास्त्री नगर स्थित निवास पर सीज किए दफ्तर से पत्रावलियों को कब्जे में लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उप अधीक्षक पारसमल ने बताया कि अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान में जिन साक्ष्यों की आवश्यकता है उसके लिए सहायक अनुसंधान अधिकारी व उनकी टीम को लेकर आज राजस्व मंडल सहित शास्त्री नगर स्थित दलाल शशिकांत जोशी के निवास पर सील किए गए कार्यालय को खोलकर उसमें से पत्रावलियों को चेक किया जा रहा है और ज़रूरत वाली पत्रावलियों को कब्जे में लिया जा रहा है।
गौरतलब है कि दलाल शशिकांत जोशी के यहां से एसीबी 51 लाख रुपए की नकदी और नोट गिनने की मशीन जब्त कर चुकी है, तो वहीं बीएल मेहरड़ा के निवास से 40 लाख रुपए की नकदी सहित भारी मात्रा में बेनामी संपत्ति के कागजात बरामद किए गए थे। फिलहाल तीनों आरोपी एसीबी की गिरफ्त में हैं। दोनों आरएएस सदस्य मुकदमों में फैसला लेने से पहले दलाल शशिकांत जोशी की मार्फत मुवक्किल से मोटी रकम लेकर उनके पक्ष में फैसला सुनाते थे, जिसके लंबे समय से एसीबी के एडीजी को शिकायतें मिल रही थी। एसीबी ने शशिकांत जोशी को जयपुर में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर एसीबी ने रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर आर वेंकटेश्वरन के चैम्बर सहित दोनों सदस्यों के निवास और उनके निजी सचिवों के चैम्बर को भी सीज कर अपनी निगरानी में ले लिया था। फिलहाल कार्रवाई जारी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पूर्व में राजस्व मंडल में फैले भ्रष्टाचार के संबंध में जो पूर्व में राजस्व मंडल के सदस्यों और दलालों की जो गिरफ्तारी हुई थी, इसके संबंध में वकील श्री शशिकांत जोशी के जो आवासीय मकान में इसका जो ऑफिस बना हुआ था, इसको सील्ड किया गया था और आज इसको निर्देशानुसार इसको खोलकर इसमें जो विषय वस्तु से संबंधित जो पत्रावलियाँ हैं उसको चेक किया जा रहा है। और क्या सामने आया इस प्रकरण में अब तक कुछ? अभी तो पत्रावलियों की चेकिंग की जा रही है और ये सारी अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द की जाएगी और इसकी डिटेल आपको पूर्व में क्या रह चुका है इसमें, जिस तरीके से जो मामला था तो एसीबी ने छापेमार कार्रवाई की थी, नकदी भी पकड़ी। इसके संबंध में डिटेल तो आपको अनुसंधान अधिकारी ही बता सकते हैं। आई एम नॉट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। आज अजमेर में किस तरह से तलाश की गई? इसमें जो भी पूर्व में जो रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर्स और जो इनके जो चैम्बर्स वगैरह सील किए गए थे, उनको भी जो सहायक अनुसंधान अधिकारियों द्वारा और अन्य जो टीम है उनके द्वारा उनको चेक किया जा रहा है और उसके संबंध में जो भी विषय वस्तु मिलेगी इसकी डिटेल आपको बता दी जाएगी। तो आप यातायात पुलिस शाखा में पदस्थापित पुलिसकर्मी के साथ हुई साइबर ठगी। आर्मी का ड्राइवर बताकर ठग ने मोटरसाइकिल देने का दिया झांसा, 40,000 रुपये फोन पे से कराए ट्रांसफर। यातायात शाखा में पदस्थापित सिपाही कैलाश मीणा के साथ फोन पे के जरिए 40,000 रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एक परिवाद सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ है। सिविल लाइन थाने के हेड कांस्टेबल सुहालाल ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 22 मई को यातायात शाखा में पदस्थापित सिपाही कैलाश मीणा के पास पंकज कुमार नाम के व्यक्ति का फोन आया, जिसने अपने आप को आर्मी में ड्राइवर बताया और एक मोटरसाइकिल बाजार से कम दाम पर देने की बात कही, जिसके एवज में कैलाश मीणा से 40,000 रुपये फ़ोन पे से ट्रांसफ़र करने को कहा गया। कैलाश मीणा ने अपने दोस्त के जरिए 2-3 बार में 40,000 रुपये की रकम पंकज कुमार को फ़ोन पे के माध्यम से ट्रांसफ़र भी कर दी, जिसके बाद उसे अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ और उसने सिविल लाइन थाने में पंकज कुमार नाम के ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। बहरहाल सिविल लाइन थाने के अनुसंधान अधिकारी पूसाराम मामले की जांच में जुटे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। क्या मामला था और सर, कल 25/5/21 को परिवादी श्री कैलाश जी मीणा, जो यातायात शाखा में पदस्थापित है, उन्होंने दर्ज कराया कि 22/5/21 को एक शख्स से उनके बात हुई थी। उस बात के दौरान श्री पंकज कुमार, जो आर्मी का अपना आर्मी ड्राइवर बताते हैं अपने आप को, उन्होंने फ़ोनपे के ज़रिए पेमेंट करने के लिए कहा और एक मोटरसाइकिल ख़रीदना
बताया कि आपको हम मोटरसाइकिल प्रोवाइड कराएंगे, बाई पार्सल हम भिजवा देंगे अजमेर। इसके लिए आप फ़ोनपे से पेमेंट जमा करा दीजिए। जिस पर कैलाश मीणा जो परिवादी है यातायात शाखा के सिपाही, उन्होंने 2-3 टुकड़े में करके 40,000 रुपये किसी अपने दोस्त के फ़ोनपे से डलवा दिए और जिसके पे मुकदमा दर्ज कर हेड कांस्टेबल 1382 श्री पूसाराम जी अनुसंधान कर रहे हैं। जल्दी ही कोई निर्णय तक पहुंचेंगे। ऑनलाइन ठगी हुई है उनके साथ? ये हाँ, ऑनलाइन ठगी हुई है फ़ोनपे के जरिए। बड़ी नागफनी क्षेत्र में क्षेत्रवासी पेयजल समस्या से हैं त्रस्त। पहाड़ी पर रह रहे लोगों को नहीं मिल पा रहा पेयजल, नीचे पानी भरने पर लोग करते हैं विरोध। बड़ी नागफनी गोपालकुंड के ऊपर पहाड़ी पर रह रहे परिवारों को पानी की किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में पेयजल की खासी किल्लत हो रही है। जब क्षेत्र के लोग नीचे पानी भरने आते हैं तो नीचे रहने वाले लोग झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। कहते हैं यहाँ पानी भरने से गंदगी हो जाती है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। ये बड़ी नागफनी हवाल महल गोपालकुंड के ऊपर है। हम ऊपर रहते पहाड़ पे, हमारे पानी नहीं आता। आप देख सकते हो हम कहाँ पे पानी हमारा कनेक्शन लगा हुए थे, यहाँ पे मोटर नहीं लगाने देते, न पानी ले जाने देते कि हमारे यहाँ से गंदगी हटाओ। अब बोला हम पानी पीने कहाँ जाए, पीने का पानी कहाँ से लाए? चल नहाने धोने का था हम से ले आएंगे, पर पीने का पानी कहाँ से लाए? ये कहते गंदगी हटाओ, और हमारे पास में टंकी होते हुए हम पानी के लिए तरस रहे। अभी आता प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें पानी चाहिए बस, और कुछ नहीं, हमें पानी चाहिए। हमारे पास में टंकी होते हुए हम पानी के लिए तरस रहे हैं और ये कहते गंदगी हटाओ यहाँ से। अब ये गंदगी है, पानी हमारे पीने का पानी नहीं और इनको गंदगी लग रहा है। ये समस्या बनी हुई है हमारे 2-3 साल हो गई, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पार्षद को भी बोला, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। अब इनको आंखों से दिखता नहीं है। पहले बताओ। नीचे रह रहे क्षेत्रवासियों की शिकायत पर आज जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने आकर एकमात्र सार्वजनिक पेयजल की पाइपलाइन को भी काट डाला, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने मौके पर ही जलदाय कर्मचारियों का विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। क्षेत्रवासी मुन्नी ने बताया कि पिछले 2 साल से पेयजल किल्लत को उठा रहे लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा। जलदाय विभाग ने आज इलाके में अवैध कनेक्शनों की दुहाई देकर कई जगह से कनेक्शन काट दिए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पानी के बिल तो जलदाय विभाग समय पर भेज देता है, लेकिन पानी नहीं आता। ऊपर बनी हुई एक टंकी भी नहीं भरी जाती जिससे क्षेत्र के लोगों को पानी मिल सके। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जलदाय विभाग और जिला प्रशासन जल्द से जल्द क्षेत्र के लोगों को समय पर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराए, अन्यथा वे लोग आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। समस्या आ रही है अट पानी की समस्या है वैसे। कौन सी जगह? बड़ी नागफनी हवा मेल रोड। किस तरह की समस्या आ रही है? और गोपालकुंड के पास है। क्या समस्या आ रही है? पानी की समस्या आ रही है माना, सबसे बड़ी बात। 3-4 साल हो गया। हाँ, और टंकी है नेड़ी है, यही का महीना कौन दे रही है माना? ये टंकी का महीना माना पानी चावे, बस आई काम है। एक कटोरी झूठ बोल के भी कट रही है और सब आदमी में कट रही है। 4 का पानी आवे, 15 का पानी नहीं आवे। कौन काट रही है? ये सब कटा रही है सब। क्या चाहते हैं? माँ का क्या गंदगी है का आटा आवे, आटा गंदगी है का आटा आपका बाढ़ न लियो। अब आपका बाढ़ ना आता तो माँ का मैं आता ही क्यों आटा? माना तो एक ही मांगा, ऊपर से पानी दे दे बस टंकी पर, और कहीं नहीं। माना तो कोई दे बस, और कहीं नहीं। गजेंद्र खींवसर अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण धर्मशाला के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त। अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण धर्मशाला में आचार्य समाज के गणमान्य नागरिकों ने गजेंद्र खींवसर को पूजा अर्चना के बाद दिलाई शपथ। नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष गजेंद्र खींवसर ने प्रेस को दी जानकारी में बताया कि समाज में धर्मशाला अध्यक्ष के चुनाव प्रति 2 वर्ष बाद बैसाख की पूर्णिमा को संपन्न कराए जाते हैं। इस बार भी पुष्कर उपखंड अधिकारी से चुनाव कराने की अनुमति मांगी गई। उपखंड अधिकारी ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लेख करते हुए चुनाव करवाना संभव नहीं बताया और इसलिए चुनाव नहीं कराए जा सके। इस पर ऑनलाइन समाज के नागरिकों ने गजेंद्र खींवसर को कार्यवाहक अध्यक्ष के बतौर कार्य करने पर सहमति जताई।
बुधवार को विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाकर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में गजेंद्र खींवसर को समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की सहमति पर जेठाना से नरेंद्र आचार्य, पुष्कर से श्याम सुंदर आचार्य, अजमेर से उमेश आचार्य, विष्णुदत्त आचार्य, हेमंत आचार्य ने पुष्कर पहुंचकर कार्यवाहक अध्यक्ष की शपथ ग्रहण करवाकर उन्हें माला और साफा पहनाकर बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद अजमेर आचार्य ब्राह्मण सेवा समिति सहित राजस्थान प्रदेश ब्राह्मण सेवा संस्था अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा, जयपुर से प्रमोद शर्मा, उपाध्यक्ष जयपुर ब्यावर समाजसेवी गजराज आचार्य, बीकानेर से ओम प्रकाश आचार्य, राधाकिशन आचार्य सहित समाज के कई बंधुओं ने अपनी ओर से माला और साफा भिजवाकर कार्यवाहक अध्यक्ष को बधाइयाँ दी। आचार्य समाज ने एक राय होते हुए गजेंद्र खींवसर को आगामी आदेशों तक धर्मशाला की देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कार्यवाहक अध्यक्ष गजेंद्र खींवसर ने भी समाज के आदेशों की पालना करते हुए समाज के समक्ष खरा उतरने और पुष्कर धर्मशाला में पुष्कर के चहुमुखी विकास करने का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर अजमेर, जेठाना और पुष्कर से आए समाज के लोगों ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के बाद प्रशासन से स्वीकृति लेकर समाज बंधुओं की सहमति से चुनाव रणनीति बनाते हुए पुष्कर धर्मशाला के चुनाव करवाने की प्रक्रिया को भी अमल में लाया जाएगा। जोधपुर से आचार्य समाज के मदनलाल आचार्य, रावल आचार्य, नेहरू आचार्य, दीपक आचार्य, बंसीलाल हरनावा, रतनलाल ईडवा, पुखराज गिरी, पुखराज लांबिया, धर्मीचंद गिरी, दिलीप बाड़मेर, संपतलाल आचार्य बाड़मेर, बाबूलाल कुचेरा, महानौर आचार्य कुचेरा, सुरेश पप्सा जोधपुर, लक्ष्मण किंसीरिया, पुरुषोत्तम आचार्य पार्षद किंसीरिया जोधपुर सहित समाज के गणमान्य नागरिकों ने कार्यवाहक अध्यक्ष गजेंद्र खींवसर को बधाई दी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। 18/5/2019 को मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। उसके बाद में उपखंड अधिकारी पुष्कर को मैंने मेरा कार्यकाल खत्म होने पर 30 मार्च 2021 को एक एप्लीकेशन लगाई थी चुनाव वापस करवाने के लिए, लेकिन पुष्कर प्रशासन ने मेरे को अनुमति नहीं दी। देवस्थान विभाग में मैंने एप्लीकेशन लगाई, वहाँ से भी मेरे को कोविड गाइडलाइन को देखते हुए अनुमति नहीं मिली। जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक समाज के लोगों ने सोशल मीडिया द्वारा मेरे को समर्थन देकर इस धर्मशाला को सुचारू रूप से चलाने का जो कार्यभार सौंपा है, उसके लिए मैं इस धर्मशाला के लिए तहे दिल से उन सभी समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मैं इस धर्मशाला को प्रगति की ओर आगे कार्य सुचारू रखूँगा। खरेकड़ी रोड पर ना बने अस्पताल, पार्षदों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। हॉस्पिटल बनने से सरोवर में आने वाले पानी में अवरोध उत्पन्न होने के साथ कस्बे से दूर होने का दिया हवाला। पुष्कर पालिका के कांग्रेसी पार्षदों व निर्दलीय पार्षदों ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया है कि पुष्कर में एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए जो जगह खरेकड़ी रोड पर चिन्हित की गई है वह जमीन शहर से दूर और पहाड़ों के बीच में है, सुनसान स्थान पर है तथा यह बारिश के पानी के बहाव क्षेत्र में भी है और कैचमेंट एरिया में आती है। यदि यहाँ हॉस्पिटल बनता है तो सरोवर में आने वाले पानी में अवरोध उत्पन्न होगा और चारों ओर सघन वन क्षेत्र है। इसके कारण हरियाली को भी नुकसान पहुँचेगा। यह जमीन स्टेट या राष्ट्रीय राजमार्ग से भी दूर है। इसके कारण यहाँ पर यदि हॉस्पिटल बनता है तो आम जनता द्वारा इसका अधिकतम उपयोग नहीं हो सकेगा। सभी पार्षदों ने ज्ञापन द्वारा मांग की है कि प्रस्तावित हॉस्पिटल पुष्कर कस्बे के पास ही बने, जिससे कि समस्त पुष्कर शहर और पेराफेरी क्षेत्र के सभी गांवों की समस्त जनता को इसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस संबंध में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ईमेल के जरिए भी भेजा गया है और इस ज्ञापन की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु स्वायत्त शासन मंत्री, निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, जिला कलेक्टर अजमेर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर को भी प्रेषित की गई है। ज्ञापन देने वालों में पार्षद ताराचंद गहलोत, निर्दलीय पार्षद जयनारायण दगदी, रविकांत पाराशर, शरद वैष्णव, गोपाल तिलोनिया, भागचंद दगदी, बैद्यनाथ पाराशर, संजय दगदी, सोनू नागोरा, बाबूलाल दगदी आदि मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान,
आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान सरकार द्वारा पुष्कर के अंदर राजकीय चिकित्सालय के लिए ये ज़मीन आवंटन का मामला है। हमारे को यह मालूम पड़ा, हम सब पार्षद दल के हमारे जो कांग्रेस के एक निर्दलीय हमारे जयनारायण जी जो साथ में ही हैं, ये जनहित के अंदर पहले भी ये निर्णय लिया था कि पुष्कर के अंदर जो पत्रकार कॉलोनी है वहाँ पे 20 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट हुई थी। नगर पालिका के साधारण सभा के अंदर यह ज़मीन भी पास हो गई थी। उसके बाद के अंदर यह हमको मालूम पड़ा कि यह ज़मीन खरेगड़ी के पास के अंदर ये तैयारी चल रही है राजकीय चिकित्सालय की ज़मीन के लिए। एक तो ये ज़मीन लंबी है ट्रेन की जैसे, दूसरा ये चेकआउट पट्टा ये एरिया है, तीसरा दोनों तरफ यहाँ पे नहर का मामला है, चौथा यहाँ पे सरोवर का ये गंदा पानी जाएगा। हॉस्पिटल अगर बनेगा तो कई तरह की यहाँ पे इलाज वगैरह, मरीज महिलाएं वगैरह, तो वो सारा पानी गंदा ये सरोवर में जाएगा। और पुष्कर के समस्त जो नागरिक है उनकी सबकी एक ही इच्छा है कि ये पुष्कर बीच के अंदर यहाँ पे राजकीय चिकित्सालय बने। ये मेरा हमारे सबका जो साथ के अंदर हम जो आए हैं पार्षद के जनता ज्ञापन देने, सबकी ये मांग है कि ये जमीन यहाँ पे मिले। ज्ञापन जो नया अस्पताल बनने के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी, पहले ये पत्रकार कॉलोनी के पास में एक ज़मीन आवंटित की गई थी और ये माननीय मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री रघु जी शर्मा ने खुद ने चिन्हित करके गए थे। अब भी ये 1-2 दिनों में खबरें आ रही है अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि खरेगड़ी रोड पे ये ज़मीन आवंटित की जा रही है। तो हमारा ये विरोध है कि कोई पुष्कर शहरी क्षेत्र से बाहर मतलब हॉस्पिटल को ले जाया जा रहा है, उससे आम जनता को काफ़ी परेशानी होगी। यहाँ पे उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज सब पास में है, बस स्टैंड, नया बस स्टैंड पास में है, उस वजह से जनता को काफ़ी आसानी रहेगी अगर यहाँ हॉस्पिटल बनता है। तो इसी को लेकर हमने एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि पुष्कर का हॉस्पिटल पुष्कर के अंदर ही बनाया जाए, शहरी क्षेत्र में, न कि बाहर बनाया जाए। सर, इन सारी प्रक्रियाओं में जैसा कि एक वाक्य अभी हम आए हैं और एसडीएम साहब को ज्ञापन तो प्रेषित कर दिया है, लेकिन हम सारे जनप्रतिनिधि मिलके अभी पालिका से ये रिकॉर्ड निकलवाएंगे कि पालिका स्वामित्व की ज़मीनें कहाँ बोलती है। उसके अकॉर्डिंग फिर अगले 2-4 दिनों में हम वापस एसडीएम साहब से मुलाकात करके इस दिशा निर्देश को तय करेंगे कि भाई हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा या खरेगड़ी रोड पर बनेगा। यस, पुष्कर तीर्थ में 100 बेड के वृहद हॉस्पिटल के लिए जो भूमि चिन्हित की गई है, उस संबंध में मैं बताना चाह रहा हूं कि ये भूमि किसी भी रूप में उपयुक्त नहीं कही जा सकती है। जिस भूमि का चयन किया गया है वो पुष्कर शहर के लगभग 3 किलोमीटर बाहर खरेगड़ी रोड पे है, जहां अभी वीरानी सी रहती है और वो भूमि तकनीकी रूप से कहीं भी औचित्यपूर्ण और कहीं भी उपयोगी साबित नहीं होगी भविष्य में। इसका प्रमुख कारण यह है कि वो भूमि पहले तो वो कैचमेंट एरिया में आती है, उस भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है। पहले भी इस यहाँ खेल मैदान के लिए सरकार ने जमीन आवंटित की थी नगर पालिका ने, पर लेकिन उस जमीन को भी निरस्त किया गया यह कह के कि ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ जो मौके पे जिस प्रकार का वन पहले से लगा हुआ है और पानी के बहाव में ये जगह आती है और केचमेंट एरिया की ये भूमि है। केचमेंट एरिया में जो भूमि होती है न तो उसका भू उपयोग परिवर्तन किया जा सकता गुलाब कोठारी सरकार में, और नहीं जो पुष्कर सरोवर का जो केचमेंट है उस बहाव में किसी प्रकार का कोई निर्माण और भूपयोग किया जाना राज्य सरकार की ओर से परमिशेबल भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां ये जगह चिन्हित की गई है नगर पालिका के द्वारा पिछले दिनों, वो किसी भी रूप में उपयोगी नहीं है। और पहले से जो इस हॉस्पिटल के लिए जो जगह चिन्हित की गई थी खसरा नंबर 815,
तहसील और एसडी ऑफिस के पास में वो भूमि अपने आप में बहुत ही उपयोगी भूमि है, जहां सभी प्रकार के ऑफिसेज धीरे धीरे खुल रहे हैं। वहां बस अड्डा भी है और अप्रोचेबल जगह है और शहर के बीच में है, जहां सभी लोग जो आसपास के पेरापेरी गांवों के लोग हैं या पुष्कर नगर के जो पीड़ित लोग होंगे, वहां वो आसानी से उस जगह आ सकते हैं और वहां उस जगह हॉस्पिटल बनता है तो वो सभी के लिए सदुपयोगी साबित होगा। और जो जहां आज बढ़ाए जाने की बात की जा रही है वो किसी भी रूप में श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। और जो खसरा नंबर 2160 की जो जगह है वो किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है, तो पहाड़ में किसी भी प्रकार का निर्माण करना खतरे से खाली नहीं होगा। तो मेरा निवेदन यह है राज्य सरकार से और स्थानीय नगर पालिका से कि पूर्व में जो प्रस्ताव बना के भेजे गए थे उसी के अनुरूप वृहद हॉस्पिटल के लिए जगह चिन्हित की जानी चाहिए। पार्षद कुशाल कोमल ने जिला कलेक्टर को वार्ड में वैक्सीनेशन कैंप लगवाने के लिए सौंपा ज्ञापन। वार्ड 53 का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र होने से यहां संक्रमण का है खतरा। बुधवार को नगर निगम वार्ड नंबर 53 के पार्षद कुशाल कोमल ने जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द वार्ड 53 में वैक्सीनेशन कैंप लगवाने की अपील की है। कुशाल कोमल ने बताया कि वार्ड 53 का अधिकतर भाग ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण यहां ज़्यादातर लोग वैक्सीन लगवाने से वंचित रह गए हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन आवश्यक है, लिहाजा जल्द से जल्द इस इलाके में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाकर क्षेत्रवासियों को राहत दी जाए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जी भैया, देखिए आज मैं वार्ड नंबर 53 से पार्षद कुशाल कोमल, जिन्होंने आज मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। और जो मेरा वार्ड आता है कल्याणीपुरा क्षेत्र, जो कि ग्रामीण इलाका है, जिस तरह आपको सबको पता है कि जो कोरोना की जो बीमारी चल रही है वो सबसे ज़्यादा अभी ग्रामीण इलाकों में है। मैंने वैक्सीनेशन कैंप के लिए CMHO सर को भी लेटर लिख के 2-3 बार अवगत कराया, लेकिन मेरे वार्ड में किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। इसी के तहत आज मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन पेश किया और वार्ड में वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कैंप लगाने का। कितने लोगों के लग चुकी है? अभी 40% लग चुकी है और बाकी लोग बाकी है। वार्ड में मैं ऐसे सभी यही कहते हैं, जिस तरह उन्होंने जनप्रतिनिधि चुना है उसी के तहत उन्होंने मुझे कहा कि वार्ड में कैंप लगाया जाए। जिस तरह से आपको पता है कि हर वार्ड में अभी वैक्सीनेशन की शॉर्टिंग चल रही है, वार्डों में लग नहीं पा रहे कैंप, उसी के तहत मैंने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। वहाँ पर एक बार भी कैंप नहीं लगा? बिल्कुल, अभी सिर्फ एक बार लगा था, वो भी डिस्पेंसरी के थ्रू लगा था। बाकी मैंने CMHO सर को 2-3 बार इस चीज़ के लिए अवगत करा दिया, लेकिन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। देर आयद दुरुस्त आयद, आखिर 45 दिन बाद ही सही जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन प्लांट को सेना के विशेषज्ञों के किया सुपुर्द। हजारों लीटर ऑक्सीजन गैस लीक होने से हुई बर्बाद। 20 सिलेंडर्स की रैंडम जांच में निकले सभी लीक। 75 मिनट चलने वाला सिलेंडर 45 मिनट में हो रहा है खत्म। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कोरोना की दूसरी लहर के बीच मरीजों को ऑक्सीजन की जिस वक्त बहुत ज़रूरत थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मारामारी मची हुई थी, लेकिन उस वक्त जेल अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में कोई मेंटेनेंस और देखरेख करने वाला नहीं था। ऐसे में अब मालूम चला है कि अब तक हजारों लीटर ऑक्सीजन गैस लीकेज की वजह से बर्बाद हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा देर आयद दुरुस्त आयद वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए आखिर ऑक्सीजन प्लांट की जांच के लिए नसीराबाद छावनी से सेना के विशेषज्ञों की टीम को बुलवाया गया, जिन्होंने ऑक्सीजन प्लांट में 20 सिलेंडर्स की रैंडम जांच की तो पाया कि सभी लीकेज हैं। उन्होंने बताया कि 1.25 घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई देने वाला एक सिलेंडर 45 मिनट में ही खाली हो रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स में लगे नोजल कैप के पॉइंट भी घिसे हुए मिले। टेल पाइप, नोजल कैप, मेल फीमेल वाल्व सभी की बारीकी से जांच की गई। सेना के विशेषज्ञों ने साबुन लिक्विड का स्प्रे करके हर 4 सिलेंडर बाद एक सिलेंडर की जांच की तो वह लीक पाया गया। सिलेंडर्स में से बुलबुले उठ रहे थे। गौरतलब है कि मई के दौरान कोविड की दूसरी लहर जब पीक पर थी, तब प्रतिदिन अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की
खपत लगभग 2500 तक पहुंच गई थी। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा कि सिलेंडर की डिमांड एकाएक कैसे बढ़ गई। जांच के बाद अब यह बात सामने आ गई है कि इस दरमियान हज़ारों लीटर ऑक्सीजन गैस लीकेज होने की वजह से बर्बाद हुई है। आज दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने अपने निवास पर इसी बात को लेकर एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि वह शुरू से ही जिला और अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन प्लांट का मेंटेनेंस कराने और टेक्नीशियंस की ड्यूटी लगाने की मांग करती रहीं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आखिर विवाद बढ़ने के बाद ही सही जिला प्रशासन ने सेना की मदद ली और खामियां निकलकर सामने आ गईं। उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों को जेएलएन मेडिकल कॉलेज में प्रेस वार्ता के दौरान हुई बातों की ओर ध्यान दिलाने के मामले में भी कहा कि वह कोई सार्वजनिक स्थान नहीं था जहां उन्होंने डॉक्टर्स के सामने अपनी बात रखी, बल्कि डॉक्टर्स ने ही मीडिया को अपनी सफाई देने के लिए बुलवाया था। वह किसी मीडिया कर्मी को अपने साथ लेकर नहीं गई थी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। देखिए, पिछले 1 माह से कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे प्रदेश को पूरी तरह से त्रस्त कर दिया। लोग परेशान हो गए और हर कोई व्यक्ति ऑक्सीजन गैस के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गया। ऐसी स्थिति में जब ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही थी तो राज्य सरकार के मुखिया बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार हमको ऑक्सीजन नहीं दे रही है, केंद्र सरकार हमको ऑक्सीजन नहीं दे रही है। जैसे तो केंद्र सरकार ने ही ऑक्सीजन का ठेका ले रखा कि वही देगी। इस तरह से पूरी बयानबाजी हो रही थी। लेकिन उस स्थिति में भी केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दी और अब जब कल से जेएलएन हॉस्पिटल, जो संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके ऑक्सीजन प्लांट को सेना को सुपुर्द किया गया है, तो बहुत हतप्रत कर देने वाली चीज़ें बाहर आई हैं। हर दिन गैस के नोजल्स वीक होने के कारण से गैस लीक होना, मैनीकोल्ड में खराबी होना और टेक्नीशियन द्वारा उसको ऑपरेट नहीं करना, इतनी गंभीर खामियां थी जिसके कारण से कई मरीजों की जानें गई हैं। मेरा जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन से ये प्रश्न है कि जब 1 महीना तक 17 अप्रैल को लॉकडाउन हुआ था, 17 अप्रैल, आज कल 25 मई हो गया, 40-45 दिनों में क्या उनको याद नहीं आई कि टेक्नीशियन को लगाना है, कि इसका मेंटेनेंस करना है? और मेरे द्वारा जिला कलेक्टर को 18 तारीख नोट करा रही हूँ मैं, 18 तारीख को ही यह कह दिया गया था कि फ्लक्चुएशन के कारण से मरीजों की मौत हो रही है, इसलिए आप इसे दिखवाएं। भारती जांगिड़ की मौत के बाद भी मैंने ये कहा था, लेकिन शांति से कहने से कोई सुनता नहीं है। ये मैंने देख लिया प्रैक्टिकली, क्योंकि जिला प्रशासन को कमरे में जाकर, उनके चैम्बर में जाकर के कहने पर भी जिला प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और जब ये पूरा मीडिया के माध्यम से जब बाहर आया और जब ये हंगामा खड़ा हुआ, तब जिला प्रशासन को याद आई कि सेना की मदद लेनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये सेना को सौंपना इस बात को साबित करता है कि कमियां थीं और मेरे द्वारा जो कमियां बताई गई थी वो सही साबित हुई है, वो गलत नहीं है। मैंने स्वयं ने लिखित में भी और फ़ोन पर भी अनेकों बार नोट कराया है, लेकिन मुझे लगता है कि विनम्रता से कोई सुनता नहीं है, चिट्ठी पत्री पर कोई ध्यान नहीं देता है। 18 तारीख की मेरी प्रेस रिलीज़ है, ऑनलाइन है, मेल के द्वारा की गई है, कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन है जिसमें ये बिंदु स्पष्ट रूप से लिखा है कि टेक्नीशियनों को लगाया जाए, लेकिन नहीं सुनी गई। बार बार हॉस्पिटल प्रशासन को ध्यान में लाने के बावजूद भी नहीं सुनी गई।
तो ये किसका दोष है? मेरा दोष है या अस्पताल प्रशासन का दोष है? ये प्रश्न है। और सेना को सुपुर्द करना एक बार पुनः साबित करता है जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन का फेल्योर। 45 दिन बाद में आपको याद आ रहा है मेंटेनेंस का। जिन लोगों की मौत हुई है उनका जिम्मेदार कौन? जिन लोगों के परिजन बिछड़े हैं उनका जिम्मेदार कौन? ये प्रश्न आज भी खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। देखिए, मैंने इसके बारे में पहले भी कहा है, मैं स्वयं मेडिकल कॉलेज गई थी। क्या मेडिकल कॉलेज सार्वजनिक स्थान है? क्या है क्या सार्वजनिक स्थान? मुझे बताइए। मेडिकल कॉलेज यदि सार्वजनिक स्थान है तो आप मुझे बता दीजिए कि मेडिकल कॉलेज सार्वजनिक स्थान है, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मुझे बताइए कि मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल का चैम्बर सार्वजनिक स्थान है क्या? मुझे बता दीजिए। मुझे बता दीजिए कि आपने कितनी बार, मुझसे किसी डॉक्टर ने ये पूछा कि आपने कितनी बार उनको कहा है ये बात? किसी ने पूछा मुझे? यदि कोई डॉक्टर मुझे पूछेगा तो मैं बताऊंगी कि मैंने अस्पताल प्रशासन को कितनी बार ये बात बताई है। शायद उनकी जानकारी में ये विषय नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। लिखित में है, लिखित में। जिला कलेक्टर को तो मैंने लिखित में दिया ना अस्पताल प्रशासन के नाम से। अब जिला कलेक्टर ने सेना को कैसे सुपुर्द कर दिया? उस समय क्यों नहीं सुपुर्द किया जब मैंने कहा था? पर किसी चीज के लिए जब विवाद खड़ा होता है तभी प्रशासन को लगता है कि अब तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं, वो तो खैरियत है कि अब ये सेना के सुपुर्द हो गया, नहीं तो और जाने पता नहीं कितनी जाने जाती और कितनी गैस वेस्टेज होती। लोग तो गैस के लिए त्राई माम हो रहे थे, 1-1 लीटर गैस के लिए कि कहीं से 1 लीटर मिल जाए, कहीं से 2 लीटर मिल जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन मरीजों को गैस के सिलेंडर दिए गए थे, यदि उनकी डेथ हो गई और सिलेंडर आधा ही रह गया तो वो आधा सिलेंडर लेकर भी लोग अपने जो मरीज थे उनके लिए कोशिश कर रहे थे कि हमें वो आधा सिलेंडर भरा हुआ ही मिल जाए, हम तो वही उसी से काम चला लेंगे। ऐसी स्थिति थी और ये सब ने देखी है। ऐसी स्थिति में आप बर्बादी करो गैस की, ये कहाँ तक उचित है? जो जीवन रक्षक चीज़ है उसको आप लापरवाह पूर्वक इस्तेमाल करो, वो कहाँ तक चीज़ है? आपके गैस के जो सिलेंडर से उनके नोजल घिस गए, आपने उनको चेंज नहीं कराया, ये किसका दोष है? हाथ जोड़ करके कहना दोष है क्या? और रही बात मीडिया की, तो उनसे पूछिए, जिला प्रशासन से पूछिए कि मीडिया किसने बुलाई थी और क्यों बुलाई थी, उनको मीडिया बुलाने की क्या ज़रूरत थी और किसने बुलाई थी मीडिया को? मेरे साथ तो नहीं था मीडिया, किसने बुलाया था उस मीडिया को? बताइए ना, स्पष्ट करिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह से रोकना कि नहीं वो बोलेंगे नहीं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल, यदि आपके पास टेक्नीशियन नहीं थे, यदि आपके पास ऑपरेट करने वाले नहीं थे, तो आपको सेना को पहले ही बताना चाहिए था। आखिर आई तो केंद्र सरकार का उपक्रम ही काम आया ना, आखिर अंत में तो बुलाने ना चाहिए मेंटेनेंस के लिए। आप विवाद खड़ा हुआ तो आप वेंटिलेटर्स ठीक करा रहे हैं। ये वेंटिलेटर्स भी अजमेर की भगवती इंडस्ट्री के डायरेक्टर यशवंत और हमारे पार्षद देवेंद्र शेखावत जी के पहल पर ठीक हुए हैं। इसके लिए उन्होंने मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया है, उन्होंने स्वेच्छा से ये सेवाएं दी है। लेकिन अस्पताल प्रशासन को तो लापरवाही है, उनको ना तो किसी से ठीक कराना ना किसी से सेवाएं लेनी है। कोई सेवाएं देने चले जाए जबरदस्ती तो वो ले लेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं किसी से सेवाएं। बंगाल और उड़ीसा में आए यास तूफान का असर दिखा अजमेर में। दिन भर तेज गर्मी और तपिश के बाद आंधी तूफान और बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। बंगाल और उड़ीसा में आए यास तूफान का असर प्रदेश सहित अजमेर में भी नजर आया, जब दिन भर तेज धूप और तपिश के बाद दोपहर बाद तेज आंधी के साथ पूरा वातावरण धूल के गुबार से सराबोर हो गया। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद रहे, इसलिए सड़कों पर आवागमन भी बंद था, लिहाजा लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ देर चले आंधी तूफान के बाद बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और तपन से कुछ राहत मिली। बारिश की बूंदों ने धूल के गुबार को ठंडे छींटे डालकर धोड़ दिया। आना सागर झील का पानी भी समुंदर की मानिंद ऊंची ऊंची हिलोरें मारने लगा। वहीं अचानक तापमान में भी भारी गिरावट होने से लोगों को गर्मी से कुछ सुकून मिला। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान।
जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मौसम भाई साहब अभी 3:30 बजे से मौसम में बिल्कुल परिवर्तन हो चुका है, जिसमें धूल भरी आंधी, तेज़ हवाएं चल रही है और जो 3 दिन से बहुत ज़्यादा तपन हो रही थी उसमें काफ़ी राहत मिली है, जिसकी वजह से पब्लिक को आराम मिला है काफ़ी। आज दिन में भी सर काफ़ी गर्मी थी, 3 दिन से काफ़ी गर्मी पड़ रही है और उसमें अभी आराम पड़ा है काफ़ी। आंधी आ रही है, धूल भरी आंधी आ रही है, लेकिन गर्मी में बहुत राहत मिली है। तूफान का असर ही है वैसा ही है। जो तूफान वहाँ था, आज की तारीख दे रखी है 26 तारीख और 27 तारीख, तो ये तूफान का असर देखने को मिल रहा है राजस्थान के अजमेर में भी। अचानक आए आंधी तूफान की वजह से गढ़ीमाल्यान में एक मकान की छत ढही। परिवार के सब लोग थे बाहर, घर में मौजूद एक बच्ची हुई घायल, क्षेत्रवासियों ने पहुंचाया अस्पताल। बुधवार दोपहर अचानक आए आंधी तूफान के चलते जहां शहर का मौसम अचानक बिगड़ गया, वहीं जॉन्सगंज गढ़ीमाल्यान इलाके में तेज हवाओं से बने प्रेशर की वजह से एक मकान की पट्टियां टूट गई और छत पूरी की पूरी ढह गई। साथ ही पास वाले मकान की दीवार को भी नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में घर में मौजूद एक बच्ची घायल हो गई, जिसे क्षेत्रवासियों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया है। प्रत्यक्षदर्शी शांवरलाल और संपत ने बताया कि वार्ड 35 गढ़ीमाल्यान में हवा के प्रेशर से अचानक एक घर की पट्टियां टूट गई। घर में 5 सदस्य रहते हैं, लेकिन हादसे के वक्त एक बच्ची को छोड़कर सभी बाहर थे। क्षेत्र के लोगों ने टूटी हुई छत के ऊपर से घायल बच्ची को निकाला और अस्पताल पहुंचाया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये क्या हवा से गिर गया और बच्ची ऊपर थी, ये गेट खुल ही नहीं रहा था, तो गेट के आधार पे हमने उसको ऊपर से खींचा। फिर वो जैसे गेट खुला तो छोरी एकदम भागी वो। कितने बच्चे थे अंदर? अंदर एक थी, तो एक तो निकल गई थी बाहर। चोट आई है, उसके सर में चोट आई है। अभी हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए? हाँ। किस तरह से? किवाड़ खोला, बच्ची को बोल रहा था इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर से, तो वो बच्ची घबराई हुई थी थोड़ी। क्या सर में भी चोट आ गई थी उसके। फिर उसको निकाला, फिर गेट खोल के ऊपर से भी गए। क्या 2-3 लोग ऊपर से कूदे, 2-3 लोग, बाकी गेट खोल के फिर निकाला उसको नीचे से, निकाल के बच्ची को फिर हॉस्पिटल पहुँचाया। कौन सी जगह? कौन सी जगह? गड्डी माल्या। सर ये तेज हवा आई थी और हवा आके और एकदम प्रेशर लगा था, तो अपने ये कमरे में हवा गई थी तो बच्ची एकदम वो छत गिर गई थी और वो बच्ची अंदर थी, एक छोटी वाली और बड़ी वाली बच्ची थी जो बाहर वो कपड़े लेने गई थी, तो वो तो बच गई थी और बड़ी वाली छोटी वाली बच्ची के लग गई थी सिर में। तो क्या मानते हो अगर रात को ऐसा होता तो रात को होता तो सर ये परिवार वाले सारे इसी रूम में सोते हैं और सर ये होता तो बहुत दुखद घटना होती है सर। कितने जने रहते हैं इसमें? 3 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी है, 5 जने हैं घर में सर। और ये तो ठीक रहा सर, गड्डी माल्या ने ये। क्या ठीक है? वो तो ये सर दिन को हुआ, अच्छा है, एक ही बच्ची थी, उसके ज़्यादा नहीं लगी, भगवान ने बचाया है और हम तो सब से दुआ करते हैं सब ठीक रहे हैं, सब बच्चे ज़्यादा नहीं लगे ज़्यादा। वहीं वार्ड 35 की पार्षद भावना चौहान के पति दिलावर चौहान भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। ये गढ़ीमाल्यान के क्षेत्र में हमारे वार्ड नंबर 35 की घटना है। अभी तेज़ बारिश और तूफान आया, तेज़ हवा के कारण यहाँ हमारे ये भाई साहब हैं, इनकी छत की पट्टियाँ वगैरह गिर गई है, जिसमें इनकी जो बेटी है वो अंदर ही थी, उसके ऊपर छत की कुछ पट्टी के लगने के कारण उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। अभी उसके वो जख्मी हो गई है इसमें। अच्छा, कैसे क्या हुआ ये तेज़ हवा के कारण गिर गया है। बारिश अभी पिछले समय कुछ समय पहले भी बारिश आई थी तो थोड़ा गीला था वैसे ही, और अभी तेज़ हवा के प्रेशर से ये अंदर हवा भरी प्रेशर से छत की पूरी पट्टियाँ वगैरह गिर गई है, पड़ोस की दीवार में भी दरारें आ गई है।
इनकी एक पुत्री इसमें घायल हुई है, जिसको भी यहाँ के पड़ोस के हमारे एक भैया हैं वो लेके गए हैं हॉस्पिटल। जो देखते हैं भी कितनी लगी है, जो भी हमारी तरफ से इनकी मदद हो सकी वो पूरी करेंगे। अपने विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।